हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज की वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों को सीटेट जुलाई 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फिर चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम टू द एनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम है, उसके अंदर बच्चों को मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है उसके लिए एनकरेज करना है। तो इसके लिए आपका मेन एम क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज द प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टेकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यूजिंग देम। यानी कि जब गणित के बारे में जब बात करते हैं और जब उसका यूज करते हैं तो बच्चों की जो लैंग्वेज होती है उसको किस तरीके से बच्चा यूज कर रहा है, इस चीज में बच्चा अगर एबल है तो एबल होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में है, चिल्ड्रन हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिकल शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लास। यानी कि मैथ्स में डरने वाले बच्चों के लिए ये चीज़ है नहीं, ये जो चीज़ होती है वो हर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकती। टू ऑर्गेनाइज डिबेट इन द क्लास रिगार्डिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि आप क्लास के अंदर डिबेट करवाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों को एनकरेज करना है बच्चों को। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रीसाइट। देखिए ये जो रीसाइट वर्ड होता है ना, वो अभी अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो रीसाइट वर्ड का यूज हमें कभी करना ही नहीं है। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रीसाइट थ्योरम एंड फॉर्मूलाज इन मैथमेटिकल क्लास। यानी कि मैथ्स की जो क्लास है उसके अंदर जो भी थ्योरम्स होते हैं और जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम रिसाइट करवाएंगे, बच्चों को याद करवाएंगे, उनसे जो है वो रिपीट करवाएँगे, नहीं, ये चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों को जो है वो गणित की जो भी बातें हैं, उसका यूज़ किस तरीके से बच्चा कर सकता है और उसकी लैंग्वेज का किस तरीके से यूज़ कर सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब ही लैंग्वेज होता है ना, तो यहाँ पर हम लोगों से बात करी गई है टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, तो टॉकिंग की बात इसी में हो रही है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ टीचर हैज टॉट मेजरमेंट ऑफ एरिया टू क्लास 8th चिल्ड्रन बट मैनी ऑफ हर स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूजेस ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि एक टीचर है क्लास 8th की, वो बच्चों को मेजर करवा रही है, क्या वो बच्चों को मेजर करवा रही है एरिया, एरिया के बारे में बच्चों को मेजर करवा रही है। लेकिन वह क्या देखती है कि जो एरिया होता है और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करने में बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ सच अ कंफ्यूजन इन द चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों के अंदर जो ये कंफ्यूजन है इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है, द चिल्ड्रन डिड नॉट नो द यूज ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, कि बच्चों को एरिया का यूनिट नहीं पता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द चिल्ड्रन हैव नॉट मेमोराइज। देखिए मेमोराइज वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो मेमोराइज वाला तो नहीं होगा। डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग दैम विद द डेली लाइफ। हाँ, बच्चों को जो भी चीज़ करवाई गई है ना, वो डेली लाइफ से रिलेट नहीं करवाई है। अगर डेली लाइफ से रिलेट करवा देते, तो फिर वो बच्चा जो है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। तो बच्चा इस चीज़ में क्यों कन्फ्यूजन में है, क्योंकि बच्चे को उस चीज़ से रियल लाइफ से बच्चे को उस चीज़ को कनेक्ट नहीं करवाया। इसीलिए वो बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। चौथा है, द कांसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज़ डिफिकल्ट। देखिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिकल एट अपर प्राइमरी लेवल। यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी एक बात जो है वो सही हो सकती है। अपर प्राइमरी लेवल के लिए, अपर प्राइमरी लेवल के लिए हम लोगों से पूछी है, मोस्ट असेंशियल पूछी है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मैनी टाइम्स। यानी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सॉल्व करना, नहीं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टाइम सॉल्व करना ये कोई बात अच्छी नहीं होती है। एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को, डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक्सप्लोर करना, देखिए ये जो वर्ड है ना एक्सप्लोर करना, ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। फिर भी हम लोगों को बाकी के ऑप्शंस देखने हैं। मेमोराइज करना, देखिए मेमोराइज कर देना सारे फॉर्मूलाज को, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और कॉपी करना किसी भी चीज को, कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट ऑन द बोर्ड, यानी कि टीचर ने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है इस चीज को एकदम परफेक्टली कॉपी कर लेना, ये बात कोई ठीक नहीं होती है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कोई भी चीज अगर क्लासरूम के अंदर बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है तो वो अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिकल एट अपर प्राइमरी लेवल। यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी ऐसी बात है जो हमें जो अपर प्राइमरी लेवल के लिए ऐसी कौन सी बात है
अपर प्राइमरी लेवल के लिए कौन-सी ऐसी बात है जो एकदम ठीक हो सकती है मैथमेटिकल की टीचिंग के लिए? डेमोंस्ट्रेशन मेथड हो सकता है, लेक्चर देखिए डेमोंस्ट्रेशन मेथड मैथ्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेक्चर तो हमें बिल्कुल भी नहीं कराना है। एक्टिविटी बेस्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग देखिए मैथ्स होती है, मैथ्स अपने आप में ही एक प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मैथमेटिक का काम है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करवाना। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये बात भी ठीक होती है लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करानी है अपर प्राइमरी लेवल के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट अ पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का कौन सा ऐसा मेथड है वो जो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मॉनिटर करना हर स्टूडेंट की ग्रोथ को, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, इंस्ट्रक्शन देना और डिसीजन लेना, ये बात भी ठीक है। इवेल्युएट करना द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, हाँ ये बात भी ठीक है। रैंकिंग करना, देखिए कोई भी क्लासरूम होती है उसके अंदर बच्चे को रैंक करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी बात ठीक नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन पूछा है तो नहीं, क्या ठीक नहीं है, तो रैंक करना बच्चे को ठीक नहीं है। डी ऑप्शन किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन आप लोगों का देख रखा है सेकंड में। आप लोग डी देखकर डी मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पे भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बी में दिया गया है, तो इसीलिए आपका 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्राथमिक गतिविधि के रूप में कौन सी चीज की जानी चाहिए। यानी कि समय के बारे में, यानी कि कंसेप्ट बताना है बच्चे को टाइम का, तो इसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करेंगे। समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ में पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे, ये बात तो ठीक है भाई, चर्चा कर रहे हैं हम, डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्रियर एक्सपीरियंस। देखिए अगर कोई भी क्लासरूम है उसके अंदर अगर किसी भी चीज का प्रियर एक्सपीरियंस किया जाता है ना, वो अपने आप में बेस्ट होता है, तो ये तो ठीक लग रहा है। टीचिंग टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम, यानी कि बच्चों को आप पढ़ा दोगे किस तरीके से टाइम को पढ़ना है, नहीं। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट एलेप्स्ड टाइम, यानी कि बीता हुआ जो टाइम होता है, एलिप्स्ड टाइम होता है उसके बारे में कैलकुलेट करना, नहीं ये बात भी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट, अलग अलग यूनिट्स में टाइम को डिफरेंशिएट कर देना, कन्वर्जन कर देना, नहीं ये नहीं होगा। डिस्कस करना अबाउट द प्रीवियर एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर फ्रेज को रिलेट करना, किसी भी चीज को रिलेट करना, ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हम लोग देखेंगे, after teaching the concept of multiplication to her class, a teacher asked her children to multiply 48 by 4। यानी कि एक क्लासरूम है उसके अंदर टीचर क्या पढ़ाती है, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा देती है, उसके बाद में अपने बच्चों को 48 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहती है। वन ऑफ अ स्टूडेंट सॉल्व इट ओरली टू मल्टीप्लाई, यानी कि बहुत सारे क्लासरूम के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 88 बाय 4 वी फर्स्ट एडिड 48 टू 48 विच मेक 96, यानी कि कुछ कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं, 48 को 48 से ऐड करते हैं तो बोलते हैं कि 96 बन जाता है, फिर ऐड अनदर 96 टू रीच, और फिर 96 को 96 के अंदर ऐड कर लेते हैं तो 192 हो जाता है। सो आंसर इज 192। इस तरीके से बच्चे, यानी कि बच्चे जो है वो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है बट मल्टीप्लाई वाले मेथड का यूज नहीं करके एडिशन वाले मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉट कैन यू से अबाउट हिज हर स्ट्रेटजी, यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई के तरीके से ना करके एडिशन के तरीके से यूज करने की, ये स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। द चाइल्ड यूज टू रॉन्ग मेथड, यानी कि बच्चों ने गलत मेथड का यूज किया है टू प्लेस वैल्यू एल्गोरिदम बाय मल्टीप्लाई द नंबर, यानी कि बच्चों ने जो यूज किया है मल्टीप्लाई करने की, ये एक अलग विधि है, इसको यूज नहीं करना था, गलत विधि है। और इसकी प्लेस वैल्यू का जो एल्गोरिदम होता है उसको यूज करके मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं ये गलत विधि नहीं है। भले एडिशन को एडिशन से करें या मल्टीप्लिकेशन से करें या फिर किसी भी मेथड से करें, मल्टीप्लाई करना है चाहे कोई भी मेथड से हो, आंसर सही आना चाहिए। तो ये कोई गलत मेथड नहीं है। ही शी हैज नॉट अंडरस्टूड, यानी कि बच्चे को ये चीज समझ ही नहीं आई है मल्टीप्लिकेशन की, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उसने तो एक अलग वे का यूज किया है। द गिवन प्रॉब्लम इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एज नॉट एडिशन प्रॉब्लम, यानी कि ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है, एडिशन प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। एडिशन प्रॉब्लम को भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम से, यानी कि कोई भी एक चीज होती है उसको किसी अलग अलग मेथड का यूज करके हम कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ही शी अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन आर रिपीटेड एडिशन, यानी कि बच्चे ने क्या किया है कि इस चीज को समझ लिया है बट
मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में समझा है। तो ये बात तो ठीक है, यानी कि उसने किसी चीज को सॉल्व करने के लिए किसी अलग मेथड का यूज किया है। तो अलग मेथड का यूज करना तो एक अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 4 डी। अगला देखेंगे, अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ वूल एंड इट्स पार्ट। यानी कि ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासरूम के अंदर टीचर, उनको रिलेशन बताना है वूल एंड पार्ट्स को। तो किस चीज का यूज करेंगे? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड पिक्टोग्राम। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना जो फ्रैक्शन वाले होते हैं, उनको हमेशा पाई चार्ट के थ्रू ही समझाया जाता है। और ये चीज जो होती है ना, इस चीज को आप लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में देख भी सकते हैं कि जो पाई चार्ट वाला और जो ग्राफ वाला चैप्टर है ना, जिसमें इस तरीके से ग्राफ बनवाए हुए हैं, पाई चार्ट बनवाए हुए हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग 8th क्लास के एनसीईआरटी देखेंगे कि वहां पर जो इस तरीके की चीजें हैं, वो वूल और पार्ट को जो दिखाया गया है वो पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। अगला देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, फॉर द गिवन शेप, यानी कि कुछ शेप दिए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी ऐसी चीज है जो करेक्ट नहीं है? यहाँ पे 4 शेप हम लोगों को दिए गए हैं। ऑल आर पैरेललोग्राम नहीं, सारे के सारे पैरेललोग्राम नहीं है। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, यानी कि इसमें से एक से अधिक ऐसे हैं, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए यहाँ पर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये लेकिन ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो यहाँ पर वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, यानी कि इन सभी में से कोई भी एक पैरेललोग्राम नहीं है, बाकी सारे पैरेललोग्राम है। टू ऑफ देम आर रोम्बस, यानी कि इनमें से दो रोम्बस है, नहीं दो रोम्बस नहीं है, क्योंकि एक तो रेक्टेंगल है, बाकी सारे पैरेललोग्राम है। टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल, दो से ज्यादा रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 45 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, क्या पूछा है? नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप्स। कंसेप्ट मैप्स के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है? Concept map represent a collection of interconnected concept and link connecting them, यानी कि किसी एक चीज को, यानी कि कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट होता है, उसको किसी दूसरी चीज से कनेक्ट कर देना। ये बात तो ठीक है, हम लोगों से तो नॉट पूछा है। कंसेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली। देखिए जो ओनली वर्ड होता है ये अपने आप में गलत होता है, और जो कंसेप्ट मैप होता है उसको स्टूडेंट यानी प्यूपल एंड टीचर दोनों मिलके बनाता है। और यहाँ पर क्या बोला है कि कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली, यानी कंसेप्ट मैप को ओनली टीचर बना रहा है, नहीं, इसको दोनों मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंसेप्ट मैप आर हायरार्किल, हाँ ये बात ठीक है कि ये हायरार्किकल मैनर में होता है। कंसेप्ट मैप हेल्प इन लिंकिंग प्रियर नॉलेज, कंसेप्ट मैप जो होता है वो प्रियर नॉलेज को न्यू नॉलेज, प्रियर नॉलेज जो होता है वो हेल्प करता है न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो 45 का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट मैपिंग के बारे में तीन चीजें ठीक ठीक से समझ गए होंगे कि एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ में लिंक करना, हायरार्किकल मैनर में देखना, और जो लिंक करना प्रियर नॉलेज को न्यू नॉलेज से। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन with four right angle triangle where draw and ask the child to find the relationship between the sides of a triangle। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की एक मेथड होता है उसको टीच कराती है क्लासरूम के अंदर, और एक जो है वो शीट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती है जिस पर क्या बने हुए हैं, जिस पर राइट एंगल बने हुए हैं, और इस तरीके से चार एंगल है वो बने हुए हैं, चार ट्राइंगल बने हुए हैं, और बच्चों को कहती है कि ये जो ट्राइंगल है इनकी जो साइड्स है उसके बीच में हम लोगों को रिलेशन खोजना है। इन दिस अबव सिचुएशन द टीचर यूज्ड, यानी कि इस तरीके की चीजों में टीचर ने क्या किया? इंडक्टिव मेथड किया, डिडक्टिव मेथड का यूज किया, लेक्चर मेथड किया। देखिए लेक्चर तो नहीं होता है मैथ्स में, कभी भी लेक्चर नहीं होता है मैथ्स में। कोई लेबोरेटरी होती है बट छोटी क्लासेस के अंदर लेबोरेटरीज नहीं होती है। तो टीचर ने क्या किया है? टीचर ने सबसे पहले थ्योरम जो है वो इसका बता दिया है, उसके बाद में जो है वो शीट दी है, यानी कि पहले उन्होंने रूल बता दिया, पूरी की पूरी थ्योरम उन्होंने पहले से समझा दी, रूल बता दिया, उसके बाद में वो एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझा रहे हैं, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल चल रहे हैं, यानी कि नियम से लेकर उदाहरण तक। और नियम टू रूल कौन सा विधि चलती है? तो वो तो होती है हमारा इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 44 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
देखिए क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, रेस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग। मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए कौन सी बात ठीक है। मैथमेटिकल इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नहीं, मैथमेटिकल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। हम लोगों से ट्रू पूछा है, फर्स्ट तो नहीं होगा। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, गर्ल्स वीक होती है मैथमेटिक्स में, नहीं। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिकल, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, यानी हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात ठीक है। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिग्रेस प्रैक्टिस, यानी कि बहुत ज़्यादा रिग्रेस अगर प्रैक्टिस की जाए तो ही हम मैथ्स को सीख सकते हैं, नहीं, ये बात गलत है। मैथमेटिक्स को हर कोई सीख सकता है, तो यहाँ पर एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर हमारा ट्रू हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग, 42 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, यानी कि बच्चों से पूछा जाता है कि एरिया क्या है, ही शी आंसर्ड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बच्चे क्या आंसर करते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो होता है उसका मल्टीप्लाई एरिया होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया, बच्चों के जो कंसेप्ट है एरिया को लेकर उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है। तो चाइल्ड हैज नो आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया, अरे कंसेप्ट ऑफ एरिया तो बच्चे को पता है, तभी तो उसने बोला है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यहाँ पर बोला है कि बच्चे को पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का, तो ये तो नहीं होगा। तो चाइल्ड यूज टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप, यानी कि ये जो लेंथ एंड मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो रेक्टेंगल का होता है। रेक्टेंगल कैसा होता है, इस तरीके से रेक्टेंगल होता है ना, ये हमारे एक हमारी ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में इसका पूरा एरिया आ जाता है। बच्चे ने बताया तो है, देखिए हर किसी का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया निकालने का नहीं होता है, लेकिन बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने जनरल कर दिया है, जनरलाइज कर लिया है कि हर कोई जो क्लोज शेप का जो भी होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला यही होता है। बच्चे ने उसको जनरल बना दिया है, तो रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया, यानी कि बच्चे ने सही बोला है, नहीं, हर कोई हर किसी शेप का एरिया जो है वो ये नहीं होता है। द चाइल्ड इज कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूजन में तो है ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना है कि बच्चा कंफ्यूज है, नहीं, उसने इस चीज को जनरल बना लिया है, जनरलाइज कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को जो है वो काउंटिंग की स्किल सिखानी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज प्री नंबर कंसेप्ट, यानी कि बच्चों को कौन सी प्री नंबर बच्चे को बताना है, तो इसके लिए कौन सी एक बात नॉट रिक्वायर्ड है, कौन सी एक बात सही नहीं है, नहीं सही पूछिए। ऑन द वन को रेस्पॉन्डिंग, एक एक करके हम बच्चे को बताएंगे, हम लोगों को बच्चे को काउंटिंग सिखानी है तो सिखाएंगे ना हम बच्चे को, पहले बोलेंगे एक बोलो, फिर वो दो बोलेगा, फिर वो तीन बोलेगा, फिर वो चार बोलेगा, इस तरीके से हम उसको सीरीज वाइज इस तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। अगला बोला है सीरियस, सीरीज सिखाएंगे कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, सीरीज में सिखाएंगे, ये बात भी ठीक है। रीसाइट नंबर नेम रैंडमली, कोई भी नंबर सिखा देंगे कि पहले तीन सिखा दिया, फिर पांच सिखा दिया, फिर आठ सिखा दिया, कुछ भी सिखा रहे हैं हम बच्चे को, नहीं, रीसाइट कराएंगे हम कोई भी रैंडम नंबर को नहीं। क्रिएटिंग ग्रुपिंग, हाँ, ग्रुप के माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, पांच पांच के ग्रुप्स बना सकते हैं, इस तरीके से बच्चे को हम लोग जो है वो काउंटिंग सिखा सकते हैं। तो एक एक करके भी काउंटिंग सिखाई जा सकती है, सीरियसन के थ्रू भी सिखाई सकते हैं, और ग्रुप्स क्रिएट करके भी सिखा सकते हैं, बट रैंडमली कोई भी डिजिट सिखाना, तो इस तरीके से बच्चा काउंटिंग सही से नहीं सीख पाएगा, बच्चा सीख तो जाएगा बट अच्छे से नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो क्लासरूम के अंदर एक एक्टिविटी है। टीचर एक्सप्लेन हाउ टू डू सम, यानी कि टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो वो एक्टिविटी नहीं होती है। चिल्ड्रन रीसाइट, बच्चे जब रीसाइट कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरीके से कीवर्ड को देखकर ही डायरेक्ट आंसर निकाल रही हूँ, तो आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स देकर ही आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी कीवर्ड पकड़ लीजिए और उसका आंसर निकाल दीजिए। मैं कीवर्ड्स को लेकर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। चिल्ड्रन कॉपिंग, देखिए कॉपिंग वर्ड भी अपने आप में गलत होता है, बच्चा कॉपी कर रहा है तो कोई अच्छी बात नहीं है। चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोर, देखिए यहाँ पर दो वर्ड की वर्ड के रूप में दिए हैं, एक तो बच्चा एंगेज है और दूसरा बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये बात तो ठीक है कि बच्चा एंगेज है और बच्चा अगर किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहा है तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग, 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ शुड अ टीचर हैंडल हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द मैथमेटिकल क्लासरूम, यानी मैथमेटिक्स की क्लास है,
इसके अंदर हेटेरोजेनस ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, यानी अलग-अलग तरीके के बच्चे होते हैं जो अलग-अलग फॉर्म में किसी चीज़ को सीखते हैं। तो एज़ अ टीचर, टीचर को क्या करना चाहिए? बाय ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी कि बच्चे जो होते हैं उसको जो है उसको एबिलिटी के बेस पर उसको एबिलिटी ग्रुपिंग कर देना नहीं। एबिलिटी ग्रुपिंग करना कोई एक अच्छी बात नहीं होती है। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, यानी हर तरीके के बच्चे को एक क्लासरूम में रखो और एक ही तरीके से पढ़ाओ बच्चे को, नहीं, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अलग अलग तरीके की बच्ची की ग्रुपिंग्स अलग अलग करवानी चाहिए। यानी एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसके अंदर अच्छे औसत तरीके के बच्चे भी हैं, इंटेलिजेंट भी है, वीकर भी है। वैसा तो किसी भी बच्चे को वीक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो स्लो लर्नर है, तो अलग-अलग तरीके की ग्रुपिंग करवाइए बच्चों की। तो जब अलग-अलग तरीके के बच्चे की ग्रुपिंग होगी, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखेगा, दूसरा बच्चा एक बच्चे से सीखेगा, इस तरीके से वो एक दूसरे से सीख जाएँगे। यानी कि डिफरेंट एबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, डिफरेंट एबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, उनकी ग्रुपिंग्स करवानी है ताकि वो लर्न कर सकें फ्रॉम ईच अदर। तो 38 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर। द लर्निंग आउटकम इफ मैथमेटिक्स आर डेवलप, यानी कि गणित में जो सीखने के प्रतिफल होते हैं उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप फॉर कैलकुलेशन, यानी कि बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बताइए। नहीं, ये बात ठीक नहीं है कि हम छोटे छोटे हर चीज़ के लिए कोई जो है वो ट्रिक बता दे या कोई भी ऐसा छोटा मेथड बता दे किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। नहीं, बच्चे को बड़े मेथड भी सिखाइए, छोटा मेथड भी सिखाइए, जो बच्चे को सूटेबल लगेगा बच्चा उस मेथड से कर लेगा। हर तरीके का मेथड हम लोगों को बच्चे को क्लासरूम में सिखाना है। अगला है टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वे, यानी कि अलग अलग जो एजुकेशनल सर्वे होते हैं उसको बच्चे को इंक्रीज करना, उसके अचीवमेंट को नहीं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा जो है वो सर्वे में बच्चा कुछ अचीव करे। नहीं, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटिशंस एंड स्किल टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर स्किल डेवलप्ड कराना। हाँ, ये जो वर्ड है ना, स्किल डेवलप्ड कराना, ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैथ्स के अंदर उसके अंदर स्किल है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना बच्चे के अंदर, तो वो उस चीज़ को सॉल्व कर पाएगा। तो अगर बच्चे के अंदर हम लोगों ने स्किल डेवलप करवा दी तो बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करानी है ताकि वो हर चीज़ को अचीव कर पाए। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? टू पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए, टेस्ट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और दूसरा होता है रेमेडियल। डायग्नोस्टिक क्या होता है, रेमेडियल क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता लेती हूँ। देखिए, क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चा है, बच्चा अगर किसी चीज को पढ़ रहा है, उसने समझ लिया, बट बच्चे को वो चीज समझ नहीं आई, टीचर ने समझाया बट बच्चे को वो चीज समझ नहीं आई। अब टीचर को पता चला कि इस बच्चे को ये चीज समझ नहीं आई है, तो टीचर क्या करेगा? टीचर उस चीज का कारण ढूंढेगा, उस चीज का रीजन ढूंढेगा कि बच्चे को ये चीज क्यों समझ नहीं आई। तो जब किसी चीज का कारण ढूंढा जाता है ना, तो उसको डायग्नोस बोला जाता है। और फिर कारण जानने के बाद में वो टीचर क्या करेगा? उस चीज को वो टीचर जो है वो उस चीज को उपचार करेगा, उस चीज की रेमेडी करेगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को बच्चे के थ्रू सही करवाया जाए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कारण ढूंढना डायग्नोस है, और रेमेडी करना, उस कारण का हल ढूंढना, वो रेमेडी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टू पर्पस ऑफ रेमेडियल टेस्ट यानी किसी भी चीज का कारण ढूंढना, अंतर ढूंढना कि बच्चे को ये चीज समझ क्यों नहीं आई। तो इसका क्या हो सकता है कि बच्चों की समझ में अंतर जानना। टू नो द गैप्स, बच्चे का गैप जानना कि बच्चे को ये चीज समझ क्यों नहीं आई। टू गिव फीडबैक, फीडबैक देखने के लिए कभी भी डायग्नोस नहीं होता है। टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे को प्रोग्रेस बता देना। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, कोई भी चीज़ एंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए नहीं की जाती है। तो हम लोगों को तो बच्चे के बीच में गैप्स ढूंढने हैं कि बच्चे को ये चीज़ लास्ट टाइम समझ आ गई थी बट इस बार ये चीज़ बच्चे को समझ क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेमेडियल टीचिंग इज द हेल्पफुल फॉर, यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो हेल्पफुल होती है। जस्ट अभी मैंने बताया डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक होता है गैप यानी कारण ढूंढने में, और रेमेडियल होता है उपचार करने में कि कारण है उसका हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें बच्चे की कठिनाई किस तरीके से दूर करें, रिमूव करा, उसकी जो डिफिकल्टी है, जिस चीज में उसको डिफिकल्टी आ रही है उसको रिमूव करना। तो टीचिंग द वोल क्लास, यानी कि हम पूरी क्लास को पढ़ाएंगे। एक बच्चे को दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, लेकिन हम पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, नहीं,
हम पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएंगे, जिस बच्चे को दिक्कत है उसी को पढ़ाएंगे। कैप्चरिंग द लेसन, यानी कि रिसाइट करवाएंगे, वापस रिवीजन करवाएंगे नहीं। रिवीजन करवाना कोई अच्छी बात नहीं है, एक बच्चे को दिक्कत आ रही है तो पूरी चीज रिवाइज करने का कराने का कोई मतलब नहीं है। टीचिंग इन प्ले वे मेथड, प्ले वे मेथड कराना एक अच्छी बात हो रही है, लेकिन हम लोगों को रेमेडियल टीचिंग पूछा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, यानी कि ऐसा बच्चा जो वीक है उसकी डिफिकल्टी को रिमूव करना, ये बात रेमेडियल टीचिंग में की जाती है। तो यहाँ पर 56 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, क्या पूछा है, नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, ऐसी कौन सी चीज है जो मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए ठीक नहीं है। विजुअलाइज करना, बात ठीक है। मेमोराइज करना, एस्टिमेशन करना, किसी भी चीज को एस्टिमेट निकालना, आकलन, यानी कि लगभग लगभग मान निकालना, ये भी ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसे नॉट पूछा है। मेजर करना किसी भी चीज को, ये भी ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा। विजुअलाइज करना भी ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा। हम लोगों को क्या बोला है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैथ्स के लिए ठीक नहीं है। मेमोराइज कराना, मेमोराइजेशन जो होती है वो अपने आप में ठीक बात नहीं होती है, चाहे वो मैथ्स के लिए हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए हो। मेमोराइज कराना किसी भी चीज के लिए ठीक बात नहीं होती है, इसीलिए 57 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एरर प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल्स, दिस स्टेटमेंट इज, यानी कि अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी अगर कैंडिडेट है जो एरर कर रहा है, किस में क्रूशियल जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एरर, यानी कि कोई भी बच्चा है जो मैथ्स के अंदर एरर करता है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल रोल है मैथ्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, नहीं, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो फॉल्स वाले तो पहले आप हटा दो कि फर्स्ट और थर्ड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो लर्निंग होती है उसके अंदर जो एरर होते हैं, लर्निंग में एरर करना एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कोई भी बच्चा लर्निंग करते टाइम एरर नहीं कर रहा है तो मतलब वो बच्चा सीखने में डिफिकल्टी है। अगर बच्चा एरर कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो फॉल्स तो नहीं होगा, ये ट्रू है, ट्रू है। बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, ये बात तो ठीक है कि बच्चे, अगर बच्चा एरर कर रहा है ना, तो हमें बच्चे की डिफिकल्टी के बारे में पता चलता है कि बच्चे को एरर है, तो उस बच्चे की किस तरीके की थिंकिंग है। मान लीजिए हम लोगों ने एडिशन सिखाया या सब्ट्रैक्शन सिखाया, हम लोगों ने बच्चे को मान लीजिए ये चीज सब्ट्रैक्ट करने के लिए दी। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो बच्चे ने क्या किया, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे लिख लिया 1, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और लिख लिया 0। बच्चे ने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब बच्चे को सब्ट्रैक्शन करना आता तो है, बट बच्चे की सोच अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है कि उसने नीचे से ऊपर कर लिया। बच्चे बल्कि सब्ट्रैक्ट तो ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, तो बच्चे को समझ समझ तो आई, लेकिन हमें पता चला कि बच्चे की सोच किस तरीके से है, बच्चा सब्ट्रैक्शन को किस थिंकिंग से ले रहा है, तो रिफ्लेक्ट करती है ये बच्चे की चीज को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कि बच्चा अगर मैथ्स में एरर कर रहा है तो ये बात एकदम ट्रू है, बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, इससे बच्चे की सोच के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, वाइल टीचिंग शेप अ टीचर कैन प्लेन अ ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि टीचर जो है वो शेप के बारे में पढ़ा रही है और वो सोच रही है कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस पर जो है वो घूमने के लिए बच्चे को लेकर जाएगी, यानी कि ऐसा एक प्लान कर रही है। तो इसके लिए क्यों कर रही है कि टू नीड अ प्रोवाइड लेजर टाइम एज मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज कंप्लीट इन टाइम, यानी कि जो छुट्टियों का जो टाइम जो अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम समय पर खत्म हो चुका है, यानी कि टीचर जो है उसको शेप का चीज शेप अभी पढ़ाना बाकी है। और यहाँ बोल रहे हैं कि जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नहीं, सिलेबस कंप्लीट होता तो फिर शेप कैसे पढ़ाते, तो ए तो नहीं होगा, तो ए इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ए इसमें है तो ये भी नहीं होगा। इट वुड बी द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, देखिए शेप के बारे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना है, जब शेप के बारे में पढ़ाना है तो बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल को क्यों अच्छा करना है, तो बी भी नहीं होगा, तो बी इसमें है तो ये भी नहीं होगा। अब आप लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा, अब सी ही बचा है क्योंकि पहला नहीं होगा, सी तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, सेकंड ही बचा है, सेकंड में सी ऑप्शन दिया है। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ दो ऑप्शन पढ़े और दो ऑप्शन पढ़ने के बाद में हम लोगों ने डायरेक्ट ही उस क्वेश्चन को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। क्या बोला है, शेप आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप एनकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स, यानी कि जो
आर्किटेक्चर्स चीज़ें होती है जो हिस्टोरिकल प्लेस में, उसमें अलग-अलग हम लोग देखते हैं, कई बार मूर्तियाँ होती है या इस तरीके से शेप बने हुए होते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ाना है, बच्चे को रेक्टेंगल पढ़ाना है और स्क्वायर पढ़ाना है, सर्कल पढ़ाना है, स्फेयर पढ़ाना है, तो अलग-अलग चीज़ें की अलग-अलग तरीके की चीज़ें पढ़ानी है, ट्रायंगल पढ़ाना है और हम लोगों को कोन पढ़ाना है, तो अलग-अलग चीज़ें पढ़ानी है। तो हिस्टोरिकल प्लेस में बच्चा क्या अलग-अलग तरीके की चीज़ें देखेगा, वह तो हर तरीके की चीज़ जो है वो एनकरेज होगा। एक डिसिप्लिन आएगा बच्चे के अंदर, और जो आर्किटेक्चर होता है वो एक हिस्सा होता है किसका, शेप्स का। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि एक बच्चा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ क्यूब। ही कैलकुलेट द वॉल्यूम, उसको क्यूब का एरिया निकालने के लिए कहा गया है, बट बच्चे ने क्या किया, क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया। इसका क्या रीजन हो सकता है कि इस बच्चे ने ये एरर किया है, इसका क्या रीजन है। द स्टूडेंट फाइंड द क्लास बोरिंग, यानी कि बच्चे को जो है वो क्लास बोरिंग लग रही है, नहीं। बच्चे को क्लास बोरिंग लगती तो वो सॉल्व ही क्यों करता? उसने किया तो है बट एरिया की जगह वॉल्यूम निकाल दिया है, तो ए तो नहीं होगा। ए ऑप्शन आप लोगों का इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। द स्टूडेंट इज नॉट फिट फॉर, बच्चा फिट ही नहीं है उस चीज को लेकर, नहीं। बच्चा फिट नहीं होता तो फिर वो वॉल्यूम क्यों निकाला था? तो बी भी नहीं होगा। द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि बच्चे को जो है वो जो चीज है, क्या बच्चे को पढ़ाया गया है कि बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। फोर्थ ऑप्शन है द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि बच्चे को जो है वो चीज समझ आ गई है। अगर समझ आ गई होती तो वो कैसे करता, तो डी तो नहीं होगा। तो यहाँ पर वैसे तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता कि बच्चा जो है वो एबल ही नहीं है, क्योंकि नॉट एबल, कोई भी बच्चे को नॉट एबल बोलना ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, बट बाकी तीनों ही गलत है। ए, बी और सी बिल्कुल गलत है। ए, बी और डी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सी, इन तीनों के कंपैरिजन में सी ठीक है, इसीलिए हमारा 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि सी जो है वो ए में दिया गया है, राइट। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिकल इन प्राइमरी क्लास शुड नॉट फोकस, यानी कि प्राइमरी क्लासरूम है, इसके अंदर बच्चे क्या सीखते हैं, इसका आकलन करना है हम लोगों को। तो इस पर किस चीज पर नॉट फोकस करना है, फोकस नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी कि गणितीय अवधारणाओं को समझना, हाँ इस पर तो फोकस कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज को डेवलप करना है, ये भी सीख सकते हैं। प्रेसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि प्रिसाइज करना है किसी भी चीज को, यानी कि एकदम परफेक्ट हो जाना मैथमेटिक के आंसर देने में, नहीं। ये बात कभी भी ठीक नहीं होती है कि बच्चा जो है वो परफेक्ट हो किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कोई भी बच्चा एकदम परफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग उसे नॉट पूछा है। रीजनिंग स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करना, ये बात तो अपने आप में पॉजिटिव होती है कि हम किसी भी तरीके की स्किल को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉट पूछा है और नॉट हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट टू नंबर एज शोन बिलो, यानी कि एक जो टीचर है उसने जो है वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया है, तो बच्चे ने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लिया है। यानी कि जो बोरो करते हैं ना हम लोग, हासिल वाली माइनस करते हैं, हासिल वाली माइनस करना था, लेकिन बच्चे ने क्या किया है, 7 में से 3 को माइनस कर लिया है और 8 में से 2 को माइनस कर लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग टू सब्ट्रैक्शन, यानी कि बच्चे ने ये जो सब्ट्रैक्शन किया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। द चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन, बच्चे को मिसकंसेप्शन है, प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे को सब्ट्रैक्शन समझ ही नहीं आया, बच्चे ने सब्ट्रैक्ट किया तो है बट उसकी प्लेस वैल्यू गलत है, तो ये तो नहीं होगा। द चाइल्ड नो द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट का प्रोसेस ही बच्चे को समझ नहीं आया, नहीं, बच्चे को समझ तो आया है ना थोड़ा बहुत। इट इज द मिस्टेक, उस बच्चे ने मिस्टेक की है, रेक्टिफाई बाय रिपीटेड प्रैक्टिस, हम लोगों को बार बार उसको प्रैक्टिस करानी है तो बच्चा सीख जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। ये सही होगा कि बच्चे को मिसकंसेप्शन है, प्लेस वैल्यू, यानी कि बच्चे जो है वो बोरो करके किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल कर किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज बच्चे को समझ नहीं आई है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, what sequence of the following instructions should be followed in development of the mathematical concept in elementary classes, यानी एलिमेंट्री क्लासेस है, यानी प्राथमिक कक्षाएं हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है उसको डेवलप करना है, तो कौन सी एक बात ठीक हो सकती है।
तो यहाँ पर ड्राइंग पिक्चर यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे को सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं एक्सपीरियंस, यानी कि सबसे पहले तो बच्चे को एक्सपीरियंस देंगे। तो थर्ड ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे होगा, तो थर्ड ऑप्शन आप लोगों का एक तो इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे थ्रू लैंग्वेज, बच्चे को लैंग्वेज के थ्रू सिखाएंगे। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आप लोगों का एक तो सेकंड में है, एक फोर में है। पहले हम प्रोवाइड कराएँगे एक्सपीरियंस को, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू लैंग्वेज। यानी कि पहले होगा थर्ड नंबर, उसके बाद में होगा फोर्थ नंबर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्राइंग पिक्चर्स करवाएँगे, फिर यूजिंग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, उसके बाद में बच्चे को सिंबल्स के थ्रू सिखाएँगे। यानी कि पहले होगा आप लोगों का थर्ड, फिर होगा फोर्थ, फिर होगा आप लोगों का फर्स्ट और फिर होगा सेकंड, और ये ऑप्शन आप लोगों का सेकंड में है, इसीलिए आप लोगों का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर लाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यानी कि जब हम लोग नंबर्स लिखते हैं तो उसके अंदर कौन सी जो रोमन नंबर होता है वो ठीक नहीं है। दो रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, नो सो कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दिस न्यूमरल्स। यानी कि रोमन अंक जो होते हैं, रोमन न्यूमरल्स होते हैं, वो नहीं करते हैं एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू को, यानी कि जो प्लेस वैल्यू होती है उसके बारे में नहीं बताते हैं। और सो कैलकुलेशन ऑफ डिफिकल्टी टू परफॉर्म यूजिंग दिस न्यूमरल्स, और इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट ढूंढना है। रोमन न्यूमरल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, इनको याद करना मुश्किल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज नॉट कॉम्प्लिकेशन टास्क। यानी कि रोमन नंबर जो होते हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नहीं। चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड विद द इंग्लिश अल्फाबेट एंड रोमन न्यूमरल्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बच्चा, अगर बच्चा है तो वो कंफ्यूज होगा ही नहीं, बच्चे को कोई चीज़ की कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि बच्चा अपने आप में परफेक्ट है, ऐसा ही हम लोगों को मानना है। अगर हम लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो हमें हमेशा ऐसा ही सोचना है कि बच्चा एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो नॉट तो आप लोगों का फर्स्ट में है, द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, यानी कि रोमन नंबर प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं बताते हैं। इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, नहीं, इसको भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है और नॉट हमारा ए होगा, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।